हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द चैप्टर नेम बायोमोलिक्यूल्स। विद दिस मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज आ चुके हैं उनको भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्जामिनेशन में आप एकदम एक्सेल कर पाओगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फटाफट से। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म करते हैं बेसिस ऑफ लाइफ को। ये बिल्ड करते हैं एक लिविंग सिस्टम को और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो मैंने क्या आपको बोला, वो चीज़ आप समझो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बैलेंस्ड फूड में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स, इन सब ये सबसे ही तो हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस यहाँ पे इनकी वजह से ही तो पॉसिबल है, यही तो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कितना हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, जब आप जिम जाते हो या कहीं भी जाते हो तो वो आपको एक कंटेंट बताए, इतना प्रोटीन लेना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है ना। तो ये सारे लिविंग सिस्टम को बनाते हैं और यहाँ पे हार्मोन्स और न्यूक्लिक एसिड भी में इंक्लूडेड होता है। तो बायोमोलिक्यूल्स एक ब्रॉड टर्म है, अब बारी बारी से इन सबको हमें पढ़ना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं यहाँ पर मैक्रोपॉलीमर मॉलिक्यूल होते हैं और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब क्या है? इनमें बहुत सारे तो OH ग्रुप होंगे, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी। CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर यहाँ पे कीटोन ग्रुप होगा तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट से इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे 3 तरीके से क्लासीफाई कराएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस में मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो ऐसे यहाँ पे सेक्राइड्स होते हैं विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। ठीक है, वो जितना हो चुके थे उतना ही है, अब इससे ज़्यादा फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं यहाँ पर ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। तो इनका जो बेसिक फार्मूला यहाँ पे बन जाता है वो होता है CH2ON, और यहाँ पे N की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 3 to 7। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द नीट जेई बेसिक क्वेश्चंस भी वहाँ से बनते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ग्लूकोज, गैलेक्टोज, और एग्जाम्पल याद रखने के लिए राइबोस और फ्रक्टोज भी इसी में आता है। ठीक है, अब ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं वो 2 to 10 माइक्रोसेक्राइड्स हाइड्रोलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C6H10O5। ठीक है, और यहाँ पे जो N है वो वेराई करेगा N2 to 10। ठीक है, N2 to 10, अच्छी राइम बन गई ना। अब देखते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे पॉलीसेक्राइड, देखो मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। ओलिगोसेक्राइड में यहाँ पे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि डाइसेक्राइड, ट्राई, पॉली, ये किधर आते हैं? देखो डाइसेक्राइड, ट्राई जो होते हैं यहाँ पे, डाइसेक्राइड भी इसी में आता है, ट्राई भी इसी में आता है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू 2 to 10 लिखी है ना, इसीलिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर जो होता है डाइसेक्राइड, वो उसमें यहाँ पे आप एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं सुक्रोज, माल्टोज, ट्राई में आप रेफिनोज का एग्जांपल ले सकते हो। तो ये जो मैं बता रही हूँ, बोल रही हूँ ना, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैक्टोज हमारी मिल्क शुगर में प्रेजेंट होती है। अब पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड डील करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। तो मैं कह सकती हूँ फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन N की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे 100 to 300 होगी। ठीक है, समझ आ गई बात? तो यहाँ पे स्टार्च, सेल्यूलोज इज द एग्जाम्पल है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, मतलब कि अगर स्वीट है, टेस्ट में मीठा है खाने में, तो वो यहाँ पे हमारे पास शुगरी हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है यहाँ पे फ्रूटी इन टेस्ट होता है, और नॉन शुगर्स में यहाँ पे स्टार्च और सेल्यूलोज आ जाएगा। ठीक है, जिनमें टेस्ट मीठा नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ, रिडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रिडक्शन का मतलब है कि ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट्स, उनको हम बोलते हैं यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर्स। और जो यहाँ पर इन टेस्ट को नहीं पास कराएंगे उसे मैं क्या बोलूँगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सिंपल सी बात है।
ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर में आप देखोगे कौन कौन से एग्जाम्पल है, जितने सारे हमारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं और डाइसेक्राइड्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुक्रोज को छोड़कर यहाँ पर डाइसेक्राइड में सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। मतलब सुक्रोज क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, और बाकी सारे हमारे सुक्रोज के साथ और पॉली जो हमारे सेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो शुगर्स के बारे में मैंने अभी आपसे कहा, तो शुगर जो होते हैं वो और समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ कि कलरलेस, क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल और सॉलिड कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वीट होते हैं टेस्ट में, ठीक है, माल्टोस, फ्रक्टोस, लैक्टोस। अब देखो एक्स्ट्रा पॉइंट में यहाँ पे बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा भी होंगी इंक्लूडेड, तो जो चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट होगी फॉर द बोर्ड एग्जाम्स वो हटा देंगे, लेकिन जेई के लिए भी क्वेश्चन होते हैं, नीट में भी होते हैं, वो सारे यहाँ से आ सकते हैं। अब मॉलिस टेस्ट में क्या होता है, 2 ml हम यहाँ पे लेते हैं सैंपल जिसमें हमें चेक करना था। मॉलिस टेस्ट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए होता है कि सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं। कोई मैंने आपको सैंपल दिया तो आप उसे कैसे चेक करोगे, आप उसमें 2 ml मैंने सैंपल डालो और 2 ml मॉलिस रिएजेंट डालो, उसके बाद आप उसमें अलोंग द वॉल H2SO4 डाल दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रिंग फॉर्म होगी बिटवीन द सब्सटेंस, तो यहाँ पर जो कलर फॉर्म होगा वो यहाँ पर्पल वॉयलेट्स कलर होगा, जो कि यहाँ पे अगर ये कलर आ गया तो आपका जो सब्सटेंस है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए बताना था जो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मेजर रिएक्शंस देख रहे हैं फटाफट से। अब मेजर रिएक्शंस जो होगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर जैसे कि अगर रिएक्शन हुई हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ, तो यहाँ पे रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सल ग्रुप, या मैं कहूँ कि OH ग्रुप को फाइंड करने के लिए, इस तरीके से भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर रिएक्शन जब मैंने ग्लूकोज को एसिटल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराया तो ग्लूको पेंटाएसिटेट बनेगा। रिमेंबर बच्चे, आप जब भी बैठे NCERT लिख के बैठे, ठीक है, डिटेल में उसमें यहाँ पे दे रखा है एक स्ट्रक्चर, लेकिन क्वेश्चन मेजॉरिटी क्या होता है ना कि यहाँ से बन सकता है और पूछा क्या जाता है कि क्या किसके लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है, कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो रिएजेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, बन क्या रहा है, पेंटाएसिटेट, बन किससे रहा है, ग्लूकोज से बन रहा है। किस क्या होगा, इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास फ्री OH ग्रुप है भी या नहीं है। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे अगर मुझे कार्बोनल ग्रुप को पता करना होगा तो कैसे करूँगी, मैं यहाँ पे ग्लूकोज लूँगी, उसको हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट कराऊंगी। ये जो कंपाउंड है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है। और ये जो ग्रुप है हमारा, ये क्या है, साइनाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही देख लो आप लोग, यहाँ पे इससे आगे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ऑक्साइन, और इससे आगे जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा बनेगा साइनोहाइड्रिन, ठीक है। ये दोनों के दोनों टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं फॉर नोइंग दी कार्बोनल ग्रुप, ठीक है, कि कार्बोनल ग्रुप प्रेजेंट है भी या नहीं है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पे ग्लूकोज को इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या बनेगा विद द डिफरेंट रिएजेंट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी दिया गया है पॉइंट, वो आप देख सकते हैं, है ना, फॉर जेई एग्ज़ाम, जब ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजीन बनेगा, फर्दर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा और ग्लूको सेजोन बन जाएगा। अब फर्दर हम देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे है, अगर मुझे एल्डिहाइड ग्रुप देखना होगा तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आप ग्लूकोज को फैलिंग सॉल्यूशंस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, यानी कि दोनों में हम कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, इसलिए ग्लूकोनिक एसिड बनता है। रिमेंबर बच्चे, है ना, फॉर नोइंग द ऑक्सीडेशन, अगर यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ग्लूकोन एसिड बनेगा या सैक्रिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा ये चीज़ है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हमारा HNO3 होता है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा में देखना है, रिडक्शन भी देखना है ग्लूकोज का, तो यहाँ पे जब रिडक्शन करते हैं तो सॉर्बिटोल बनता है, और जो इम्पॉर्टेंट है वो ये रिएक्शन है कि यहाँ पे जो आपकी NCERT है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट HI से जब हीट करते हैं तो यहाँ पे N-हेक्सेन बनता है, ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें भी बनती है इंटरमीडिएट में, बट फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, बट याद क्या रखना है, रिएजेंट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, किससे बन रहा है, ठीक है। मेजर हमारा जो है यहाँ से हमें देखना है। फर्मेंटेशन अगर हम ग्लूकोज का करेंगे तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। सी स्टूडेंट्स,
अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख ली है जो आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट निचोड़ जो कहते हैं ना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसी से बनता है, जैसे कि अगर मुझे एन हेक्सेन बनाना है तो एन हेक्सेन जो होगा वो कैसे बनेगा, एन हेक्सेन जो है वो ग्लूकोज से बनेगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ HI बनेगा, ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ठीक है। तो यहाँ पे HI की प्रेजेंस में ये हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पेस कम है लेकिन आप समझ जाइएगा। अब कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस, वो अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी। देखो अगर मुझे ऑक्साइन बनाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ H2NOH, ठीक है। और अगर मुझे साइनाइड बनाना है तो HCN लेना पड़ेगा, और अगर मुझे यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड बनाना है तो Br2 के साथ मुझे यहाँ पे वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर मुझे पेंटाएसिटेट बनाना है तो एसिटिक एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा, और अगर मुझे सिक्रिक एसिड बनाना है तो सिक्रिक एसिड के लिए मुझे यहाँ पे HNO3 लेना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये आपको थोड़ा स्पेस कम है ना, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब मेन चीज़ जो आती है वो यहाँ से आती है कि यहाँ पे इसका पर्पस क्या है। देखो यहाँ पर ये चीज़ जो है, यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और हमारे पास एन हेक्सेन बन रहा है, तो ये हम क्यों कर रहे हैं, फॉर द स्ट्रेट चेन। इससे हमें पता चल रहा है ये एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है। अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीम के साथ रिएक्ट कराएंगे, या ऑक्सीम और साइनोहेड्रिन दोनों के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये एक कार्बोनल इसमें ग्रुप है या नहीं है। तो कार्बोनल ग्रुप है तो हम समझ जाएंगे यस कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ग्लूकोज के होने की, ठीक है, क्योंकि उसमें तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था ग्लूकोज में, तो मैंने यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडेशन कराया। तो क्यों कराया, ग्लूकोनिक एसिड क्यों बनाया, अगर बना तो क्या पता चलेगा हमें यहाँ से कि यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं समझ जाऊँगी हाँ कन्फर्मेशन होने लगी है धीरे धीरे, ठीक है। फर्दर मैं कह सकती हूँ कि ग्लूकोनिक एसिड से हम यहाँ पे सिक्रिक एसिड बना सकते हैं, अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा के, तो यहाँ पे ये चीज़ भी बन सकती है। तो यहाँ पे इससे हम क्या, पेंटाएसिटेट से हम क्या आइडिया लगाते हैं, पहले ये देख लेते हैं। पेंटाएसिटेट से हम आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पे फ्री OH है या नहीं, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ से इसमें फ्री OH पता लगाते हैं हम, ठीक है। विद दिस यहाँ पे HNO3 जो होता है, अब HNO3 यहाँ पे ये बना है सिक्रिक एसिड। अब ये दोनों हम क्यों, और ग्लूकोनिक एसिड से भी सिक्रिक एसिड बन गया, तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि इन दोनों से हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पे प्राइमरी बेसिकली अल्कोहल है या नहीं है। ये रिएक्शन एक ही है इस तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप हमें पता चलता है यहाँ से, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। आई होप सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड के लिए भी, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे हम सुक्रोज को बेसिकली किससे बना सकते हैं, ग्लूकोज को हम यहाँ पे सुक्रोज से भी बना सकते हैं और स्टार्च से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ग्लूकोज से बनाना है या सुक्रोज से बनाना है, स्टार्च से बनाना है, मेन जो चीज़ मुझे बतानी है वो सुक्रोज से बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलता है, और स्टार्च से जब हम कराते हैं तो यहाँ पे हमें ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे कमर्शियली अगर हमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन कराना है तो वो हम यहाँ पे स्टार्च से करते हैं, ठीक है, एट अराउंड 393 केल्विन और 2 to 3 atm। तो यहाँ पे हम प्रेशर भी अप्लाई करते हैं सो दैट यहाँ पे हमारा ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा बने। अब यहाँ पे आगे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, D और L कॉन्फ़िगरेशन की। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल के नेम से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे या मैं डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से आप चैनल के नेम से ही सर्च करोगे, आपको ये मिल जाएगा, PDF डायरेक्ट आपको अपलोडेड मिलेगी, ठीक है। यू कैन गो एंड चेकआउट, और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन अलाउड तो आपका चैप्टर वैसे ही क्लियर हो जाना है। अब यहाँ पे बात करेंगे बेसिक चीज़ के बारे में जिससे एक्चुअली क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे D और L के बारे में हम बात करेंगे। अब D मतलब यहाँ पे क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है, यहाँ का D का मतलब क्या है कि OH राइट में प्रेजेंट है, और L का मतलब क्या है, OH लेफ्ट में प्रेजेंट है ना। ये चीज़ कब आती है, जब यहाँ पे देखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और रिवो रोटेटरी, अगर D और प्लस आया तो यहाँ पे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। कैपिटल D का अलग सिग्निफिकेंस है, स्मॉल का अलग सिग्निफिकेंस है, ठीक है, रोटेटरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे और है ना, और L माइनस आया, ठीक है, स्मॉल, विद दिस यहाँ पे लीवो रोटेटरी है, माइनस प्लस का ही यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे D हुआ तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पर एक कंसेप्ट है
विच इज़ एनोमर्स का, ठीक है। एनोमर्स का मैं आपको बता देती हूँ एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है। तो एनोमर्स क्या होते हैं, तो एनोमर्स जो होते हैं वो डिफ़र करते हैं 1 कार्बन पे। तो एनोमर्स जो होते हैं वो यहाँ पे हमारे डिफ़र करते हैं 1 कार्बन पे, ठीक है। तो डिफ़र इन 1 कार्बन, जैसे कि अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया है, जैसे ये दो स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो एनोमर्स यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसका एक साइड का लेफ्ट में है तो दूसरे साइड का राइट में, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। एनोमर पे भी क्वेश्चन बना है, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अभी जाके देखोगे, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन बना है, पीवाईक्यूज़ भी आते रहता है, और स्कूल में 1 मार्क्स में डेफिनेशन भी आती है। कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज की, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है वो अल्फ़ा और बीटा 2 तरीके से पाया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जिससे क्वेश्चन बना था एनसीईआरटी एग्जाम्पल जब हमने सॉल्व करी थी, कि पेंटाइसिलेट ग्लूकोज का होता है जो रिएक्ट नहीं करता है हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, ठीक है। ये यहाँ पे 4 हमारे पास स्टेटमेंट होती है, नीट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से कि एक हमें रॉन्ग प्रेजेंट करनी होती है, ठीक है। जिसमें से एक रॉन्ग होती है, इनकरेक्ट पूछी जाती है, तो उसमें से ये स्टेटमेंट होती है, ये एक आपके एनसीईआरटी में दिया है, पेंटाइसिलेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन। रीज़न क्या होता है, इससे क्या इंडिकेट होता है, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ ए फ्री CHO ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो यहाँ पे बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही होती हैं, ठीक है, माइल्ड कंडीशन में, तो कुछ बायोकैटलिस्ट की हेल्प से ये जल्दी जल्दी होने लगती हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, और या प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ होता है माल्टेज। सिमिलरली अगर मैं बोल रही हूँ आपको कि लैक्टोज को लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करो, तो लैक्टेज यूज़ होगा, ठीक है। और सपोज़ कोई बेसिक से हमारे अंदर रिएक्शन हो रही होगी, जैसे प्रोटीन को अमाइनो एसिड में हमें तोड़ना है, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन या पेप्सिन का यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ हो रहे होंगे, और ASE लगा होता है लास्ट में, तो आप समझ जाइए वो एंजाइम ही है। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। अब विटामिन जो होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी डाइट में स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ए ऑप्टिमम ग्रोथ, ठीक है। अब अगर ये नहीं प्रेजेंट होंगे ना, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिशियंसीज भी हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप देखोगे चार्ट है एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन ए से जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम्स होती है, मेजरली विटामिन ए से होती है। अब पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, देन डिफिशियंसी पढ़ेंगे और सोर्स भी पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन अगर मैं देखूँ विटामिन का, तो यहाँ पे फैट सॉल्युबल भी होते हैं, वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। अब फैट सॉल्युबल जो होता है, यहाँ पे एक ट्रिक होती है कीड़ा KEDA, तो ये जो होते हैं विटामिन KEDA, ये सारे जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं। अदर देन दिस यहाँ पे वाटर सॉल्युबल होते हैं, विच इज़ B and C। अब क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशन में भी मैंने आपको कराया था कि यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट से पूछा था कि कौन सा विटामिन जो होता है वो यहाँ पे बॉडी में स्टोर्ड रहता है। देखो मैंने क्या बोला अभी आपसे कि B और C वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ये दोनों अपने बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने चाहिए विद द वाटर सॉल्युबल, के वाटर में घुल गए हैं तो एक्सक्रीट आउट होने चाहिए। लेकिन विटामिन B12 एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में बनता है, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं डिफिशियंसी की। जैसे विटामिन ए से होता है, तो यहाँ पे जीरो पैथलेमिया भी हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। विटामिन B1 से, जिसे हम थायमिन बोलते हैं, बेरी बेरी भी हो सकता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी विटामिन की यहाँ पे प्रॉब्लम्स दी गई हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आ सकती है, विटामिन B12 से क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है अगर इसकी कमी हुई तो। विटामिन C से, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, उससे स्कर्बी हो सकती है। विटामिन D से रिकेट हो सकता है। विटामिन E से यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलिटी ऑफ RBC इंक्रीज होती है, ठीक है। और विटामिन K से क्या होता है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। इसके सोर्सेज भी एनसीईआरटी में लिखे, जस्ट यू गो एंड चेक आउट द टेबल एंड दैट्स इट। एसिड में यहाँ पे आप देखोगे, जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा इसका, कि यहाँ पे अगर बेसिक भी अगर आप कोई, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे हम अमाइनो एसिड ले रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ R, ठीक है। तो 2 अमाइनो एसिड के बीच में अगर मैंने यहाँ पे एक और अमाइनो एसिड यहाँ पे रख दिया, ठीक है, विद CnCH3NCOOH, ठीक है। तो यहाँ से जब यहाँ से ये चीज़ वाटर रिमूव होगा, तो जब वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पे एक लिंकेज बनेगी, जिसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। वी कॉल्ड इट एट पेप्टाइड लिंकेज।
अब बच्चे एक हिडन क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है जो कि एग्जामिनेशन में आता है कि यहाँ पर अगर मैंने बोला सपोज़ मैंने आपसे बोला कि मेरे पास यहाँ पर पेप्टाइड, यहाँ पर डाईपेप्टाइड कोई कंपाउंड है मेरे पास, तो मैं पूछूंगी उसमें कितना अमाइनो एसिड है और कितना लिंकेज है। देखो डाईपेप्टाइड है, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ डाईपेप्टाइड है, तो डाईपेप्टाइड है वो, तो उसमें अमाइनो एसिड कितने प्रेजेंट होंगे, अमाइनो एसिड यहाँ पे उसमें 2 प्रेजेंट होंगे, और लिंकेज कितनी प्रेजेंट होगी, लिंकेज उसमें प्रेजेंट होगी वो 1 लिंकेज प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट कि 2 पीपल अगर यहाँ पे हाथ पकड़ के खड़े होंगे तो लिंकेज क्या बन रहा होगा, 1 ही लिंकेज बन रहा होगा, ठीक है। तो ट्राईपेप्टाइड है तो 3 अमाइनो एसिड है, 2 लिंकेज बनेगा, इस तरीके से, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी होती है इसकी, जैसे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, जो इसेंशियल वाले होते हैं वो यहाँ पे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन दी बॉडी, जैसे लाइसिन वैलिन हो गया, और अगर नॉन इसेंशियल की बात है तो वो सिंथेसाइज हो सकते हैं बॉडी में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इस तरीके से क्लासिफिकेशन भी होता है इनका, है ना। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आप देख लीजिएगा, टेबल है, ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स में से यहाँ पर बहुत सारे इसेंशियल भी होते हैं और नॉन इसेंशियल भी हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ग्लाइसिन को छोड़कर जो कि यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। इस तरीके से 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पर ऑन क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स का कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। तो बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप फिब्रिस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन हो सकता है। तो फिब्रिस प्रोटीन जो होती हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं वो पैरेलल रन करती हैं, तो उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। हाइड्रोजन बॉन्ड से और डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये यहाँ पे स्टेबलाइज होती है, इनसॉल्युबल होती है वाटर में। और कैरेटिन और मायोसिन, डायरेक्ट क्वेश्चन PYQ अभी यहाँ पे बना है और वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। पूछूंगी कि यहाँ पे कैरेटिन किस में आता है, तो आप बताओगे फिब्रिस में आता है, अब भी याद कर लो फिब्रिस प्रोटीन में। अब ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो कि स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जांपल आप इंसुलिन और एल्ब्यूमिन याद रख सकते हो, हीमोग्लोबिन भी इसी में आता है। अब बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड शेप, अब स्ट्रक्चर में शेप में बात करेंगे प्राइमरी, तो प्राइमरी जो होता है प्रोटीन जो होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम यहाँ पर इस तरीके से अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड 2 में डिवाइडेड होता है। तो अल्फा हेलिक्स की हम बात करेंगे तो ये जो होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय ट्विस्टिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ हेलिक्स, ठीक है, जैसा कि DNA टाइप का होता है ना, उसी टाइप का बिल्कुल वैसा ही होता है। तो यहाँ पर और भी याद रखना है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ट्विस्टिंग राइट हैंडेड हेलिक्स से यहाँ पे बनते हैं, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। कैरेटिन इन हेयर और नेल्स में आप याद रख सकते हो। बीटा प्लेटेड में जो होते हैं वो साइड बाय साइड रखे होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि अल्फा हेलिक्स में यहाँ पे क्या हो रखा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या हो सकती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है, ये इसलिए मैं आपको बता रही थी। ओके, आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब टर्शरी में क्या होता है, ये होता है ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स को, ठीक है। और क्वाटरनरी में जो होता है सम प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड हैव अ डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, सच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और टॉपिक आता है जैसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब डीनेचुरेशन प्रोटीन में क्या होता है कि प्रोटीन का नेटिव फॉर्म में अगर कोई चेंज हो गया, कोई भी अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी या प्रोटीन लॉस बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुआ, जैसे डिस्टर्ब हुआ यहाँ पे H बॉन्ड और ग्लोबुलर अनफोल्ड हो गए, टेम्परेचर pH में चेंज हुआ, तो यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शंस भी हैं यहाँ पे प्रोटीन्स के, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मसल, रिपेयर ऑफ डैमेज, ठीक है, सिंथेसाइज एंजाइम्स, और pH रेगुलेशन करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और pH के कुछ टेस्ट भी हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट बट या यू शुड चेक इट आउट फॉर द एग्जामिनेशन। अब न्यूक्लिक एसिड की हम बात कर लेते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, विच इज़ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं मॉलिक्यूलर वेट मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर्स होते हैं, ये मैक्रो पॉलीमर्स है ना, मेनली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं क्योंकि इनकी जो चेन्स होती हैं उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब देखो जो क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट यहाँ पे
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पीवाईक्यू में भी है, एक यहाँ से आया हुआ है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होता है। अब न्यूक्लियोटाइड जब भी मैं बोलूँ तो उसमें यहाँ पे शुगर भी होगी, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, विद दिस यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस भी होगा, ठीक है। और अगर आपसे बोला न्यूक्लियोसाइड, ये दो टर्म है, कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये दो टर्म समझ में आने चाहिए आपको। सेकेंड चीज़, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ये पिरिमिडिन और प्यूरिन दो क्लास में क्लासिफाइड होते हैं। अब यहाँ पे पिरिमिडिन CUT कट से याद रख लेना, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, और प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन, इनमें ये आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन इसमें यहाँ से बनता है कि यहाँ पे जो हमारा DNA होता है ना, तो DNA में तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट होता है, लेकिन RNA में यहाँ पे हमारे पास एडेनिन भी प्रेजेंट होगा, ग्वानिन भी प्रेजेंट होगा, साइटोसिन भी प्रेजेंट होगा, इन प्लेस ऑफ थाइमिन यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई हो, इससे क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एक और चीज़ जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि तो यहाँ पर इस तरीके से शुगर मैंने बना ली एक बेसिक सी, जो कि यहाँ पे मैं अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। शुगर होती है, इसमें फर्स्ट पे हमारे पास बेस प्रेजेंट होता है। आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे हमारे पास बेस प्रेजेंट होता है, और फिफ्थ कार्बन पे हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये एक इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे प्रेजेंट होता है, ये मुझे आपको बताना था, PO4 3-, ठीक है। तो ये फिफ्थ कार्बन प्रेजेंट है। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड होता है, अब न्यूक्लियोसाइड में जो लिंकेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, लिंकेज जो प्रेजेंट होती है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की लिंकेज होती है। देखो न्यूक्लियोसाइड क्यों बोला, देखो अगर मैं आपको टाइड बोल दूँ, न्यूक्लियोसाइड बोल दूँ, उसमें बस एक यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस ही तो इंक्लूड हो रहा है। अब यहाँ पे जो लिंकेज होती है ना, वो बिटवीन टू ना फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से होता है, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंकेज बनती है बिटवीन द टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यहाँ पे हो रही होती है, ठीक है, बिटवीन, इम्पॉर्टेंट क्या है, 5 and 3 कार्बन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे लिंकेज हो रखी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि यहाँ पे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर DNA का फाउंड किया था, ठीक है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, है ना, आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है ना। और एक DNA फिंगरप्रिंटिंग जो चीज़ होती है वो क्या होता है कि यहाँ पे यूनिक होता है, जैसे कि DNA फिंगरप्रिंटिंग हर एक पर्सन में ना DNA सीक्वेंस सेम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूनिकनेस होती है ना, यूनिक ऑफ पर्सन, तो वो यहाँ पे DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम पता लगाते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, हेरिडिटी, मेंटेनिंग द आइडेंटिटी, एंड प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है वाया RNA, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। आई होप ये चैप्टर हमने डिटेल में कवर कर लिया। चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए प्रायोरिटी इन ग्रुप इन डी ग्लिसरल्डिहाइड। तो देखो ग्लिसरल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंसीडर करना है कि यहाँ पर किस तरीके से ये अरेंज होंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो होता है वो होता है OH, फिर दूसरे नंबर पे जो होता है वो होता है CHO, फिर तीसरे नंबर पे जो होता है वो होता है CH2OH, और चौथे नंबर पे हमारे पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद अ फैलिंग सोल्यूशन गिव्स। तो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो होता है वो फैलिंग सोल्यूशन के साथ क्या देता है, यहाँ पर कुप्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। अभी हमने क्या करा था, दोनों सोल्यूशंस कराए थे, यहाँ पे ये रहा,
ठीक है। तो जब भी हम फेलिंग्स के साथ कर रहे थे और टॉलेंस के साथ कर रहे थे, यहाँ पे ये रेड पीपीटी बन रही है ना क्यूप्रस ऑक्साइड की, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ग्लूकोज एंड टॉलेंस रिएजेंट्स जो होते हैं, यहाँ पे सिल्वर मिरर, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास एजी पीपीटी बनती है ना जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, अभी हमने ऊपर करी थी। तो यहाँ पर इससे क्या शो होता है, इससे क्या शो होता है बच्चों, इससे शो होता है ऑब्वियसली हम यहाँ पे जब ये करा रहे थे तो हमें यहाँ पे देखना था एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप के लिए हम यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, हमने क्या देखा था जब हमने इसे पढ़ा था, लेट मी नॉट जूम इट, ओके। सो यहाँ पर जब हम इसका करा रहे थे एल्डिहाइड की रिएक्शन को पता करने के लिए, तभी तो हम इसको करा रहे थे, है ना। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने जो जो कराया है वो यहाँ पे क्वेश्चंस ये थोड़े टफर लेवल के हैं, नीट में भी आ सकते हैं ऑब्वियसली। जब आप टफ के लिए प्रिपेयर करोगे तो भी आप क्रैक करोगे हर एक एग्ज़ाम को, अदरवाइज लो में कभी सेट नहीं होना है बच्चे। हमेशा अपना स्टैंडर्ड हाई रखना है, अपने स्टडी का स्टैंडर्ड हाई रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एनोमेरिक कार्बन इज, इनमें से एनोमेरिक कार्बन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे से हमें जो देखना है एनोमेरिक कार्बन, तो आप देखोगे कि पोजीशन नंबर C1 पे ही, तो जब मैंने बताया था कि डिफर इन C1 पोजीशन, तो ऑब्वियसली C1 पे ही पोजीशन पे डिफर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, नंबर 5 करेंगे। ग्लूकोज हैज डिफरेंस फ्रॉम फ्रक्टोज इन दैट। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज का डिफरेंस क्या है फ्रक्टोज से। देखो ये दोनों यहाँ पे हाइड्रोलिसिस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, बट हाइड्रोलिसिस में तो जाता है यहाँ पे फ्रक्टोज और ग्लूकोज। गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट और मोनोसेक्राइड एंड नन ऑफ द एबव। देखो यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है वो सिल्वर मिरर टेस्ट यहाँ पे देता है। ठीक है, सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, AG बन रहा था ना वहाँ पे जब हमने इसका कराया CHO ग्रुप फाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे फ्रक्टोज में एक बात बताओ, फ्रक्टोज में यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, तो हम एल्डिहाइड ग्रुप क्यों ही फाइंड करेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी ऑप्शन इज अ करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ बढ़ते हैं आगे। इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, अब आप मेरे को बताओ जल्दी। तो देखो जब भी प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे थे तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो पेप्टाइड बॉन्ड में मैंने आपको लिंकेज भी बताई थी कि पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, तब हम लिंकेज कैसे पता लगाएंगे, वो चीज़ें भी आती हैं, देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म आ ज्वेटर आयन, इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्वेटर आयन बनाता है। देखो ज्वेटर आयन जो बनेगा हमारा वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, ज्वेटर आयन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि इस क्वेश्चन में आना था। अब ज्वेटर आयन क्या होता है, इन एन सोल्यूशन ऑफ ए अल्फा अमीनो एसिड व्हेन अ प्रोटॉन इज माइग्रेटेड फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, देखो यहाँ पे बेसिकली चीज़ें क्या होती हैं, जैसे यहाँ पे COOH और R और NH2 और H। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो ग्रुप है इधर माइग्रेट कर जाता है, तो ये जो फर्दर होता है वो किस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला ग्रुप कि ये CO- हो जाएगा और ये आगे जाके NH3+ बना लेगा इसी कंपाउंड में। इसी को हम ज्वेटर आयन कह देते हैं। ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इनमें से यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन रिलेवेंस यहाँ पे रख रहा है कि यहाँ पे कौन सा ज्वेटर आयन फॉर्म करेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ग्लाइसिन यहाँ पे ज्वेटर आयन फॉर्म करता है। ठीक है, ग्लाइसिन जो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया था ग्लाइसिन के बारे में कि ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, ओके, मैंने आपको बताया था। इनएक्टिव क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ग्लाइसिन जो है यहाँ पर इस तरीके से उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और COOH और NH2। ठीक है, तो ये यहाँ पे न्यूट्रल होता है हमारा ग्लाइसिन। ठीक है, अगर एसिडिक की बात करेंगे तो 2 COH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे एसिडिक में क्वेश्चन बन सकता था, तो एस्पार्टिक एसिड ऑप्शन में आ सकता था। ठीक है, या कोई सा भी एसिड आ सकता था। बेसिक में होता तो लाइसिन, एनालिन, कोई सा भी ऑप्शन आ सकता था। ठीक है, तो बेसिक में यहाँ पे NH2 ग्रुप यानी कि बेसिक ग्रुप ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्म कर रहा है कि ज्वेटर आयन कौन, और ज्वेटर आयन तो न्यूट्रल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्लाइसिन से रिलेटेबल लग रहा है ना ये, तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन से इंटैक्ट रहते हैं। देखो जब भी आपको मैं ये करा रही थी, ठीक है, तो मैंने ये चीज़ आपको
नहीं बताई थी, अभी मैं बता देती हूँ। जैसे डीनेचुरेशन जब भी हो जाए तो भले ही कुछ भी सब कुछ डीनेचर हो जाए, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा इंटैक्ट रहता है। ये बात आपके एनसीईआरटी की लाइन में लिखी हुई है, ठीक है। यू विल गो एंड रीड द एनसीईआरटी थॉरली, ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी गिवन देयर, ठीक है। यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट, और आप जब समझने लगोगे चीज़ों को तो क्वेश्चन तो आप बहुत नॉर्मली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरएनए एंड डीएनए रिस्पेक्टिवली इज, तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। ऐसे असर्शन रीजन बना के ढूंढ सकते हैं। द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इन राइबोस एंड द शुगर, देखो द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज राइबोस, ठीक है, राइबोस होता है, और शुगर कंपोनेंट डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ओके। द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज, भाई ये तो कुछ नहीं होता, एरा राइबोस नहीं भाई, ये राइबोस नहीं, देखो राइबोस आरएनए तो नाम ही है ना उसका, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म ही है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पर डायरेक्ट नेम ही है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। फिर भी बाकी के ऑप्शंस देखते हैं, देखो नहीं इन्होंने उल्टा पुल्टा करके दिया है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ करेक्ट वन, ठीक है। अ कोडोन हैज़ अ सीक्वेंस, अब यहाँ पे कोडोन सीक्वेंस यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पर ए एंड अ सीक्वेंस पर्टिकुलर बी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू सी, व्हाट वर ए बी सी, तो ए बी सी क्या होने चाहिए, ठीक है, ये हमें बताना है। देखो अब यहाँ पे सीक्वेंस देना है हमें ए का, तो ए क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है, सी क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो हो सकता है वो हमारा क्या हो सकता है, बेसिस हो सकता है, ठीक है, तो बेस हमारे 3 में दे रखे, ठीक है। तो बी क्या हो सकता है, यहाँ पे बी जो हमारा हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है वो होगा हमारा अमीनो एसिड, ठीक है। अच्छा अब सी क्या है, यहाँ पर सी क्या होगा, सी जो होगा हमारा वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या तो प्रोटीन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सी, तो ये यहाँ पे प्रोटीन में ही इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। तो कोडोन बेसिकली 3 यहाँ पे अमीनो एसिड मिलके यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट वन, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं आगे। विच इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आरएनए और डीएनए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आरएनए और डीएनए के बारे में। DNA is active in virus whereas RNA never appears in virus, देखो DNA is active in virus where RNA is never appear in virus, DNA exists in as a dimer, RNA is usually single stranded, DNA deoxy और RNA जो है राइबोस, ये स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट दिख रही है, अभी हमने करा। RNA कंटेंस यूरेसिल वेयरएस DNA कंटेंट थाइमीन, ठीक है, तो ये भी चीज़ सही है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डीएनए एग्जिस्ट एज अ डाइमर वेयर आरएनए ए सिंगल स्ट्रैंडेड, यस डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, आपने देखा डीएल ऐसे डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि आरएनए जो होता है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी चीज़ सही है। डीएनए इज एक्टिव इन वायरस एंड आरएनए इज नेवर अपीयर इन वायरस, ऐसा नहीं है, वायरस में भी आरएनए पाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बट इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेनोमेना ऑफ म्यूटेशन इज, देखो म्यूटेशन क्या होता है, जब भी छेड़छाड़ कर देते हैं हम डीएनए के सीक्वेंस में तो वो यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल चेंज इन डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ नई, इन्वेजन ऑफ नई, सिंथेसिस ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं, ठीक है। म्यूटेशन जहाँ भी आ जाए तो छेड़छाड़ कर रहे हैं हम डीएनए के सीक्वेंस के साथ, वो कैसे भी हो सकता है, फिजिकली, बायोलॉजिकली, केमिकली, ठीक है, डीएनए का यहाँ पे मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये देखो यहाँ पे है ना, कि यहाँ पे हमारे पास ये एक कंपाउंड है, जब मैंने इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे एक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि इनकरेक्ट क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज सोन बाय दिस टू दिस, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे देखोगे आप, ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, और ये अल्कोहलिक से कौन सा ग्रुप बन रहा है, कीटोनिक ग्रुप है, तो ऑब्वियसली बात है फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो शो हो ही रहा है ना। फ्रक्टोज इज ए डाइसैकेराइड शुगर, ठीक है, तो फ्रक्टोज इज अ डाइसैकेराइड शुगर, क्या फ्रक्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है, बच्चे याद करें, फ्रक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड शुगर नॉट अ डाइसैकेराइड शुगर, इट इज़ अ रियली रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस कभी कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड एज वेल एज फ्रक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात करेंगे हम यहाँ पर, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, आते हैं डायरेक्टली आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने देखा था कि सेकेंडरी में यहाँ पे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड था, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर
इस मामले में यहाँ पर सेकंड का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वाटरनरी में ओवरऑल रोल ही हो जाता है, ठीक है, और टर्शरी में कुछ इस तरीके से और प्राइमरी में कुछ इस तरीके से। प्राइमरी तो सिंगल सीक्वेंसिंग होगा, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे A1 होगा, B यहाँ पर हमारा 2C होगा, ठीक है। A1 2C करके देखते हैं, A1 2C, देखो यहाँ पे A1 है और 2C है, पहला ऑप्शन मैच हो गया। A1 यहाँ नहीं है, A1 यहाँ नहीं, A1 नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है मेरा यहाँ पे कि ये यहाँ पे B3 हो गया, देन उसके बाद ये चीज़ें हो गई, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम बात करेंगे द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ अ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये PDF मैं आपको डायरेक्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब मेन पॉइंट आती है PYQs करने के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लाई हूँ PYQs, चलो उनको देखते हैं, ठीक है। पर PYQ करने से पहले बच्चे प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे टाइम टू टाइम। देखो ये क्वेश्चंस जो है ये रियल टाइम क्वेश्चंस है, एग्जामिनेशन पेपर से मैं क्रॉप करके लाई हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चंस कराए थे, ऑब्वियसली डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, तो क्रॉस चेक भी मैंने कर रखा है। तो देखो CBSE 2022 ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय Br2 वाटर टू गिव, ठीक है। अगर हम ग्लूकोज को Br2 वाटर यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो क्या बनेगा। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे स्ट्रक्चर के फॉर्म में पूछा गया तो आपको स्ट्रक्चर भी याद करके जाना है। तो यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड बना था, ठीक है, ये याद रखना है, ग्लूकोनिक एसिड बना था यहाँ पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और एक और क्वेश्चन भी इससे बन सकता था, जैसे कि अगर यहाँ पे फर्दर मैं कह दूँ कि ग्लूकोनिक एसिड से अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो फर्दर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये अगर मैंने यहाँ पे फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन से ये क्या बनाएगा हमारा सैक्रिक एसिड, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं भूलना है, और ठीक है, आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिब्रस प्रोटीन, इनमें से कौन सा फिब्रस प्रोटीन है। जब मैंने कराया था तो मैंने पूछा था बताना आप लोग कि इनमें से कौन सा है, तो केराटिन जो है हमारा फिब्रस प्रोटीन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोस आर, ये क्या है एनोमर्स है, ठीक है, ये क्या है एनोमर्स है। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोस और बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोस जो है वो यहाँ पे एनोमर्स है, ओके। और यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द 2 ऑफ द 3 कंपोनेंट ऑफ द DNA एंड R2 deoxyribose and a nitrogen containing heterocyclic base and third is what। इन्होंने सिंपल भाषा में नहीं कहा है लेकिन मैं बता दूं, 3 कंपोनेंट में से ये रहे, पहला डिऑक्सीराइबोस यानी कि शुगर, दूसरा नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि बेस है। थर्ड कंपोनेंट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है थर्ड हमारा फॉस्फोरिक एसिड होगा, जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था 5 कार्बन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन द RNA में क्या प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये सब प्रेजेंट होता है, लेकिन थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये यहाँ पे PYQ आए हुए हैं, रियल टाइम क्वेश्चन पेपर से मैं क्रॉप करके लाई थी, ठीक है, सो दैट आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बने रहिए। नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी आ रहा है, और आपको कौन सा चैप्टर चाहिए जस्ट कमेंट में आप लिखोगे, और आपको ये वे कैसा लगा, मैं यहाँ पे PYQs इंक्लूड कर रही हूँ, तो ये आपको सही लगा कि आप प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चंस और ऐड करने चाहिए मुझे, तो वो आप देखना। चलिए कमेंट में लिखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग।